नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष दिसंबर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुफ्त राशन योजना के विस्तार से करोड़ों लोगों को लाभ होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्चित होगी। सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को भी स्वीकृति। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में कहा, भारत कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं जागृति शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। इसे अप्रैल 2020 से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये रेलवे स्टेशन हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। टोटल 199 स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हो रही है, जहां पर भी 50 लाख से ज्यादा ट्रैफिक एनुअल है, उनकी मास्टर प्लानिंग हो रही है। इन तीनों स्टेशंस का टारगेट लिया हुआ है 3.5 वर्ष न्यू दिल्ली के लिए और बाकी दोनों के लिए 2.5 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन में मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जो कि एक बार देश में टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाए तो उसका आगे भविष्य में कई तरह के बेनिफिट्स होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 20 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ होगा। निवेश के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और 36,000 नए रोजगार सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से 153 क्यूसेक पानी की निकासी पर हो चुके समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ये समझौता ज्ञापन असम सरकार की राज्य की पानी की जरूरत के मुताबिक 1 नवंबर से 31 मई के दौरान शुष्क मौसम में कुशियारा नदी के साझा जल क्षेत्र से 153 क्यूसेक पानी लेने की सुविधा देता है। मंत्रिमंडल को आज वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति की जानकारी दी गई। इस दौरान मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर में तेज गिरावट आई है। मलेरिया, कालाजार, डेंगू, क्षय रोग, कुष्ठ और हेपेटाइटिस जैसे विभिन्न रोगों के उपचार कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केंद्रीय हिस्से का लगभग 28,000 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है।
मिशन के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के मंत्रिमंडल के फैसले से देश भर में करोड़ों लोगों को लाभ होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्चित होगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा भविष्योन्मुखी होना चाहिए और नई दिल्ली, अहमदाबाद तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास का मंत्रिमंडल का फैसला सरकार के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और जीवन को सुगम बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की थी और इस चिर प्रतीक्षित घड़ी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। श्री मोदी ने कहा कि लता जी मां सरस्वती की सच्ची शिष्या थीं, जिन्होंने अपने दैवीय स्वर से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया। पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रीमती सीतारामन ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन जैसे गुट देश में आतंकी हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं और सरकार का ये मानना है कि अगर इन गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर फौरन पाबंदी न लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। ये सभी गुट गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने की दिशा में काम करेंगे।
गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि सबूतों के आधार पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की गतिविधियां देश के लिए घातक हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई तथा इसके सहयोगी और संबद्ध संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। मुंबई में उन्होंने कहा कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये संगठन सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से हिंसा के बीज बो रहे थे। कर्नाटक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वत्थ नारायण ने पीएफआई और इसकी एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। रामनगर में श्री नारायण ने कहा कि पीएफआई को भारत में सामाजिक वैमनस्य पैदा करने के लिए विदेशों से आर्थिक मदद मिलती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं, उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुफ्त राशन योजना के विस्तार से करोड़ों लोगों को फायदा होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्चित होगी। सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को भी दी है स्वीकृति। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में कहा, भारत कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ और तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary program this week, the 29th of September 2022, brings an exclusive interview with Kailash Karthik N, Mission Director of Jal Jeevan Mission in Assam. Looking forward to seeing you there. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। उन्होंने लगभग 40 वर्षों से अधिक के सेवाकाल में कई कमान, स्टाफ और अन्य सेवाएं दी थीं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद पिछले वर्ष दिसंबर से खाली है। ये पद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के कारण खाली हुआ है। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है।
वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भेंटवार्ता में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सुनियोजित थी। जब उरी की घटना घटी, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूं। मेरा व्यक्तिगत गुस्सा, मेरी व्यक्तिगत बेचैनी, इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं संतुलन समझता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद बिप्लब कुमार देब और नामित सदस्य गुलाम अली को शपथ दिलाई। श्री बिप्लब कुमार देब उपचुनाव में त्रिपुरा से निर्वाचित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री महाजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। आज कांग्रेस लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, पॉलिटिकल कैंपेन है, तो लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं रहा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसके पास ऊर्जा दक्षता और ऊष्मीय अनुकूलता पर आधारित कूलिंग एक्शन प्लान है। भारत ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता के लिए उजाला योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं की पहल की है। आज दुबई में विश्व व्यापार केंद्र में विश्व हरित आर्थिक शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को संबोधित करने के महत्व पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली से सीरिया के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की जयपुर फुट टीम को रवाना किया। 8 सदस्यीय टीम दमिश्क में कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर स्थापित करेगी। श्री धनखड़ ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने दुनिया भर में जयपुर फुट को लोकप्रिय बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में पीएम स्मृति चिन्हों की नीलामी के प्रति लोगों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि पुस्तकों, कलाकृतियों, कप और सेरेमिक से लेकर पीतल के उत्पादों तक इन उपहारों की एक पूरी श्रृंखला है जिसकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे पहल पर व्यय की जाएगी। प्रधानमंत्री ने सभी से, खासकर युवाओं से, नीलाम किए जा रहे उपहारों पर एक नजर डालने का आग्रह किया है और इसे अपने दोस्तों के साथ साथ परिवार को भी उपहार में देने को कहा है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी लोगों से स्मृति चिन्ह की नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया है। 1000 से अधिक स्मृति चिन्ह नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में नीलामी के लिए रखे गए हैं। श्रीमती लेखी ने कहा कि नीलामी से प्राप्त आय का इस्तेमाल गंगा नदी की सफाई के लिए किया जाएगा। आप सबको आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मिले हुए जो उपहार हैं उनकी एग्जीबिशन लगी हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, आकर देखें आर्ट पीसेस जो भिन्न भिन्न समय पर प्रधानमंत्री जी को उपहार के रूप में दिए गए। और साथ ही ये उपहार अभी पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है। जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा इनकी बिक्री से, वो पैसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा। तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, तो देश के नाम सेवा का काम, वो पैसा गंगा जी की सफाई और गंगा जी पर होने वाले काम में उपयोग होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए क्षमता निर्माण और उचित तरीकों की जानकारी साझा कर आपदा का सामना करने में सक्षम भारत के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। श्री शाह ने एनडीएमए कार्यकर्ताओं को 18वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया है। कल सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी और आम आदमी पार्टी के संपर्क प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार किया। इस मामले में श्री सिसोदिया और विजय नायर सहित 15 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नायर को आबकारी लाइसेंस आवंटन की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का आरोप है कि एक शराब कंपनी के मालिक से विजय नायर के जरिए रिश्वत ली गई। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की इस कड़ी में हम भारत सरकार की मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल के बारे में बात करेंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल का लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश के केंद्र में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शुरू की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। इस पहल का लक्ष्य मेड इन इंडिया उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुसार निर्धारित कर अपने उत्पादों को मेड फॉर वर्ल्ड भी बनाना है। इस पहल की 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां हैं, जिनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर्स के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले डिजाइन व्यवस्था के निर्माण के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि दर्ज हुई है और अब 75 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। पूर्व इन्फेंट्री महानिदेशक और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा है कि सेना ने स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उपकरण खरीदने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कंपनियां डिजाइन, निर्माण और विकास चरण से अंतिम परीक्षण तक कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। Self-reliance in defense industry is a must, and primarily how COVID-19 has upset the entire manufacturing scene and also the supply scene, and therefore the need today in the present environment is to be Atmanirbhar. And it is in that context, I think the call that we've taken for indigenous industries to flourish, the corporatization of the ordnance factories, the making of those 2 defense corridors, one in the south and one in the north, that is one in Lucknow and the other one in Chennai, are steps which have been taken in the right direction, having lots of items in the restricted import list so that there is no import whatsoever, but the need to manufacture everything in India. I think
That's the need of the hour. पिछले 2 वर्ष में कोविड महामारी के बावजूद घरेलू खिलौना निर्माताओं के प्रयासों के कारण भारतीय खिलौना उद्योग का विकास उल्लेखनीय रहा है। भारत को अपने तेजी से बढ़ते औषधि उद्योग के कारण दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचाना जाने लगा है। भारत उन देशों को सस्ती दर पर जीवन रक्षक टीके और दवाएं उपलब्ध करा रहा है जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। 3 दिन की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। समिति ब्याज दरें तय करने के बारे में शुक्रवार को घोषणा करेगी। हाल ही में अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में ड्रीम सिटी में 370 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्य और 139 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जैव विविधता पार्क की आधारशिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल आयोजन है। तिरुवनंतपुरम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 68 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 2020 मैचों की श्रृंखला के बाद दोनों ही टीमें 6 अक्टूबर से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की तारीख इस वर्ष 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये तारीख 27 सितंबर थी। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान करता है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को स्वच्छ भारत द्वितीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से अपशिष्टों, विशेषकर एकल उपयोग प्लास्टिक को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है। खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्लास्टिक और ई कचरे सहित 1 करोड़ किलोग्राम अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाएगा और नागरिकों के सहयोग तथा स्वैच्छिक भागीदारी से उसे निपटा दिया जाएगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और दिन ढलने के बाद मध्यम बारिश या बूंदाबांदी भी संभव है। कोलकाता में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल, लेकिन सामान्य बारिश की संभावना बन रही है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बीच बीच में बारिश के आसार बन रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष दिसंबर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुफ्त राशन योजना के विस्तार से करोड़ों लोगों को लाभ होगा और त्योहारों के दौरान उनकी सहायता सुनिश्चित होगी। सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को भी स्वीकृति। सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में कहा, भारत कूलिंग एक्शन प्लान बनाने वाला पहला देश।
और तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ पहले टी20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।